बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आ चुका है। ये कॉन्फ्रेंस बड़ी तवील मुद्दत तक जारी रही और इसका जो एलामिया है वो बड़ा वाज़ेह है। जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पर भान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत है, ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। फ़र्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने वालों की तमाम तर कोशिशें बेसूद रहेंगी। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडे से मुआशरती तफरका पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर और उनके हामी प्रोपेगेंडे के ज़रिए इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि मनसूबा साज़ों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। ये ऑपरेटिव पार्ट समझा जाता है आज की इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ का। पाकिस्तान की सियासी उफ़क़ पर भी बहुत ही तब्दीलियाँ हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बनने जा रही है, उसका सियासी इम्पैक्ट क्या होगा। कुछ मामलात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम कुछ मामलात जो इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं उन पर बात कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया आपका सर। जनाब अतर काज़मी साहब मुल्क के मुमताज़ सुनो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अगेन सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ुबैरी साहब, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दी, या आपके जैसे मैंने भी उसका कोऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है। एक इम्प्रेशन यहाँ ये आता है, एंड बीइंग अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आपका बड़ा वसी एक्सपीरियंस है, एक जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है ओवरऑल वो ये है कि अगर ट्राई किया जाता है लोगों को मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो वो फेयरनेस के असूल के ऊपर पूरा नहीं उतरता या फेयर ट्रायल नहीं होता। जबकि आज जो इम्प्रेशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो ज़रूर किया जाएगा, लेकिन जो लोग सिर्फ एग्जीक्यूशनर्स नहीं, जो एडिंग या बेटिंग के ज़ुमरे में आते हैं, इंदिया तो यही दिया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा। तो अगर ये घेरा तंग करने का मतलब ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनको ट्राई किया जाएगा, तो उसमें कंसर्न्स क्या होंगे आपकी जानिब से या वकला की जानिब से? कंसर्न सबसे बड़ा क्या होगा? हमारी देखिए, हमारा बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल, सबका एक ही स्टैंड रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए अंडर द मिलिट्री एक्ट। ये हमारा दरीना हमेशा से मुतालबा रहा है। आपको पता है जब इवन 21वीं और 23वीं तरमीम आई थी, 21वीं तरमीम को भी चैलेंज किया गया था, और बात यही थी कि जो सिविलियंस हैं, चाहे उनका हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, उनके अंदर पूरा एक सिस्टम है जस्टिस, उसके तहत जहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गारंटीड है उसके तहत उनका ट्रायल होना चाहिए। और जजों से जज जो होते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं जुडिशरी के, उनको उनके कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल होना चाहिए। हमारी डिमांड है और यही रहेगी हमारी डिमांड। देखिए, आर्मी एक्ट जो है उसके अंदर को प्रोविजंस हैं 2D के, जिसमें टेररिज्म वगैरह को कवर किया है, और उसका जो उसमें आता है, ठीक है, वो जो उसके अंदर होता है। लेकिन जो देखिए, जो 9 मई का मामला वाक़या हुआ, उसमें हमने बड़ी भरपूर मजम्मत की है। कोई उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसको नहीं कर सकता। हमारे इदारों पर, फौजी इदारों पर, फौजी इंस्टॉलेशंस पे, शुहदा की उन चीज़ों पर हम सब उसकी मजम्मत करते हैं, और जिन लोगों ने ये किया है उनको सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। लेकिन हमारा जो मुतालबा है कि उनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत दिया जाए। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स इसलिए बने हुए हैं, और उसके तहत उनका ट्रायल हो और ड्यू प्रोसेस हो, और अगर वो और प्रोसिक्यूशन उनकी एविडेंस लाए उनके खिलाफ कि जी ये मुलव्विस थे इन जुर्म में, उनको उसके हिसाब से सजा दी। जैसे ज़ुबैरी साहब आपने खुद फरमाया कि प्रोविजन उसका फिर राइट ऑफ अपील भी होता है जी, राइट ऑफ अपील भी कोर्ट का होता है, क्योंकि देखिए मिलिट्री कोर्ट से भी अपील जो होती है वो उन्हीं के पास होती है। लेकिन आपको याद होगा जब मिलिट्री को ये जो 21वीं तरमीम का केस आया, उसमें कोर्ट ने अपहोल्ड किया 21वीं तरमीम को कि मिलिट्री कोर्ट्स में सनसेट क्लॉज था, 2 साल के लिए वो बने थे कि ये हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू फिर भी कोर्ट्स के पास बिल्कुल है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी, ठीक है। बट सर ये प्रोसेस अगर ऑलरेडी मौजूद है, इफ आई मे आस्क सर, जरा क्लैरिटी हो जाएगी। एक तो ये आर्गुमेंट है कि ये स्टैट्यूटरी लॉ है
और एग्जिस्ट करता है एवर सिंस, कोई नया तो नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह आपने खुद दुरुस्त निशानदेही फरमाई कि इसके अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर सिविलियंस भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है। तीसरी बुनियादी बात आपने भी दोबारा आपने हाईलाइट की कि इसका जो फाइनल जुडिशियल रिव्यू है वो हाई कोर्ट्स के पास मौजूद है, सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। देन वेयर डज द प्रॉब्लम लाए? आपको क्या लगता है कि प्रोसीजर के अंदर या प्रोसेस जो है उसका वो फेयर नहीं होता? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि उस जजमेंट में क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स को कोर्ट ने अपहोल्ड किया था 21वीं तरमीम में, उस पे उन्होंने कहा था जुडिशियल रिव्यू लाई करता है टू द कोर्ट्स। वो उस केस की बात कर रहा हूँ जो 2015 में हुआ था, रिपोर्टेड मैटर है। फुल बेंच ऑफ द फुल कोर्ट ने वो केस सुना था, लेकिन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फैसले आए थे, आपको याद होगा उसमें जब 21वीं तरमीम आई थी। इसका देखिए जो बात है कि देखिए जो मिलिट्री ट्रायल होता है कोर्ट मार्शल होता है, आपको पता है कोर्ट फील्ड मार्शल बैठते हैं उसके अंदर वो दे आर हेडेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, आपको अब थोड़ी सी तरामी में आ गई है, आप अपना डिफेंस काउंसिल आप एंगेज कर सकते हैं या नहीं, लेकिन पॉइंट इज दैट जो हमारे यहाँ जुडिशियल पावर जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, वो जुडिशियल पावर हैज टू बी थ्रू द कोर्ट्स, और कोर्ट एस्टेब्लिश बाय अंडर द तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर्ट्स होते हैं जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है अंडर द कानून, उसके अंदर। और देखिए एंटी टेररिज्म कोर्ट भी एक कानून बनाया मुकन्ना ने, पार्लियामेंट ने बनाया, उसके अंदर उन्होंने कोर्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर ट्रायल तेज होता है, दूसरी तरीके से होता है, उसमें बर्डन इनिशियल बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है और उसके बाद वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंस के ऊपर कि जी आप अपनी इनोसेंस साबित करें। तो वहाँ भी ये चीज़ें सारी हैं, लेकिन दे आर हेडेड बाय जजेस। यहाँ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप देखें दे आर हेडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल, वो लोग बैठे होते हैं सर, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। प्रोसेस मैं समझता हूँ कि वहाँ वो उस तरह से नहीं होगा जो और देखिए दूसरी बात है, आर्टिकल जो कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज तो है ना हमें, और फेयर ट्रायल। अब देखें आर्टिकल 10A भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, गारंटीज टू मी यू एनीबॉडी। देखिए जब अभी हमारे यहाँ एक प्रिजम्पशन है हमारे कानून के तहत, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। चाहे आपकी वीडियो पे कोई तस्वीर आ जाए, आपकी कोई भी चीज आ जाए, लेकिन प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट कि जी ये इस आदमी ने ये जुर्म किया है। तो आर्टिकल 10A का भी 18वीं तरमीम में आर्टिकल 10A भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, जिसके अंदर है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। बिल्कुल ठीक है सर, आई कंप्लीटली एग्री। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो करंट कॉम्पोजिशन है, अब जारी बात अगर किसी का कोर्ट मार्शल होता है किसी सिविलियन का और विद रिगार्ड्स टू दीज क्राइम्स होता है, तो दुरुस्त फरमाया आपने कि वहाँ फील्ड मार्शल बैठे होते हैं, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, पहला अपील भी उन्हीं के पास जाती है, फौज के अंदर ही जाती है, मिलिट्री के अंदर ही जाती है। बट क्या वो फाइनलिटी तो नहीं है, वो फिर हाई कोर्ट्स के अंदर भी मामला आ सकता है, और अब ऐसे फैसले मौजूद हैं जो हाई कोर्ट्स ने ओवरटर्न किए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के किए हुए फैसले। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है सर? प्रोसेस के अंदर तो आप याद होगा जी नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ अपील की प्रॉब्लम नहीं होती है मुनीब। आप देखिए अपील तो फाइनल स्टेज पे आ रही होती है ना, मतलब कि आप 2 स्टेजेस से गुजर के आते हैं। आपका उम्मन पहला जो आपका वो जो है ट्रायल, वो भी तो आपको ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10A के उसमें होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जो 2D जो देखें इनका जो आर्मी एक्ट के अंदर 2D है, उसके अंदर वो प्रोविजन दिया हुआ है जिनका हो सकता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी देखिए हर किसी पे नहीं लगता। ऑफिशियल होता है कि जैसे आपने किसी ने जाके कोई ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट्स किसी इंस्टॉलेशन से कहीं से जाके चोरी करके किसी दुश्मन को दे दिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। वो भी देखना होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस आदमी पे लगता है। देखिए आप कोई भी दफा तो किसी पे लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि ये आदमी का केस उसमें आता है। देखिए बहुत सारे लोगों का चालान पुलिस कर देती है टेररिज्म कोर्ट में, ATA में कर देती है, सेक्शन 7 जो है उनका, लेकिन बाद जगह आदमी एप्लीकेशन देता है कि जी मेरा जो केस है वो इसके जिम्मे में नहीं आता टेररिज्म। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, कोर्ट फिर उसको टेररिज्म कोर्ट से नॉर्मल कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। तो देखिए ये सारी चीजें आएंगी। और आपको याद होगा जब पेशावर हाई कोर्ट की फेमस जजमेंट आई, जज थे मरहूम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वकार सेठ साहब, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। उन्होंने जितने केसेस थे मिलिट्री कोर्ट से जो जिनकी सजाएं हुई, उनको सबको कलअदम करार दे दिया था। उसका अपील अभी तक शायद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि जी जिन्होंने किया है, जिन्होंने जो जुर्म किया है वो सख्त मजम्मत करनी चाहिए। हम अपनी फौज सबके साथ खड़े हुए हैं, हम ये पाकिस्तानी हैं, हम ये देख ही नहीं सकते। जो हुआ 9 मई को हमारा शर्म से झुक गया है कि मतलब कि इस मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें भी लोगों ने कर दी हमारे और शोहदा के मॉन्यूमेंट्स पे जाके। लेकिन सर जो भी होता है, जिसको भी आप खिलाफ करें,
जो भी आदमी होता है उसे फेयर ट्रायल का अच्छा, ये वैसे सर ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि मैं आपकी प्रेजेंस का मैक्सिमम फायदा लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता है आपने तशरीफ ले जानी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि देखिए सर, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो है पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अभी आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र किया, अब उसके अंदर ये आप भी क्योंकि सीनियर वकील हैं, आप जानते हैं कि वो खाली ऑफिशियल सीक्रेट्स के हद तक तो नहीं है। अब उसका भी अगर आप सेक्शन 7 देखें तो वहाँ पर भी लिखा है, इंटरफेयरिंग विद ऑफिसर्स ऑफ पुलिस और मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, नो पर्सन इन द विसिनिटी ऑफ एनी प्रोहिबिटेड प्लेस शैल ऑब्स्ट्रक्ट। एग्जैक्टली, तो अगर किसी का कोई या वो वर्गलाने की बात हो रही है, देखिए वर्गलाने की बात हो रही है जी जी, वो देखिए वो वर्गलाने की बात हो रही है, जो आप रेफर कर रहे हैं वो आदमी को, लेकिन देखिए जो भी होता है कानून के ज़िम्मे में आना चाहिए। आप उसके अंदर देखिए, आप चार्ज तो आदमी को कर देते हैं, आप चार्ज कर दें अंडर सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, नंबर 2D ऑफ द आर्मी एक्ट, लेकिन आपको प्रूफ तो करना होगा कि आपका केस उसमें आता है या नहीं। तो देखिए ना, ये इस तरह से, और आप ये जो बात कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एतमाद नहीं है, बट दिस इज द कोर्ट्स वी हैव। क्यों नहीं है एतमाद? आप जाएँ केस चलाएं। देखिए आपकी अनफॉर्चुनेटली मीडिया में सिर्फ कुछ केसेस जो होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। नॉर्मल जो डेली वर्किंग होती है कोर्ट की कभी आपके सामने या आपके ज़ेरे बहस नहीं आती। रोज़ के केसेस चलते हैं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ केसेस का रोज फैसला होता है, लेकिन कभी उसकी बात आपके मीडिया पर, बट मेरे ख्याल में शायद इस मामले के साथ इन्वॉल्वड है सर वो इंसाइटमेंट वाली बात अपनी जगह। यहाँ तो ये है कि अगर अब जो सेक्शन 7 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट इंसाइटमेंट, ये तो इम्पीड करना किसी पुलिस वाले को या किसी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे को टू एंगेज ऑन गार्ड्स, सेंट्री, पेट्रोल और एनी अदर सिमिलर ड्यूटी इन रिलेशन टू अ प्रोहिबिटेड प्लेस। अब इसके अंदर आप ये कहते हैं कि अगर घसीट के किसी को ले भी आए, आपका आर्गुमेंट ये है कि ये फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, और वो जो थ्रेशोल्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ का वो भी उस तरह से एक्सरसाइज नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बट हो तो नहीं रहा, एंड आई थिंक वो होगा ऐसे ही। जी जी, देखिए मुनीब, आप देखिए जो आप फरमा रहे हैं, देखिए फेयर ट्रायल की बात नहीं। फेयर ट्रायल देखिए जो हमारा हिसाब है 10A के हिसाब से, जब आर्टिकल 10A मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त, फेयर ट्रायल की मीन्स फेयर ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स एस्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही है। आप देखिए, मैं आपको जब भी उस केस की एग्जाम्पल दे रहा था 21वीं तरमीम वाले केस की, जब कोर्ट ने अलाउ भी किया सिविलियंस का ट्रायल अंडर दैट कोर्ट, उन्होंने रिव्यू की पावर अपने पास रखी, क्योंकि वो स्पेशल लॉ था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, 2 साल के लिए कोर्ट्स बनाए गए थे। तो आपको याद होगा बहरम अली का केस हुआ था 90s के अंदर, उस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए गए थे, टेररिज्म उस वक्त भी बड़े हाइट पे थी। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में अंदर, और आपको पता है एक आदमी को उसमें फांसी भी हो गई थी उस सजा के बाद, लेकिन कोर्ट ने जब तक केस सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि ये कोर्ट्स का फैसला जो फेयर ट्रायल है वो सिर्फ मुमकिन है नॉर्मल स्टैब्लिश ट्रायल में। तो ये केस के महरम अली का केस है 98 का, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रख के कोर्ट्स के फैसले रखते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आपका बहुत शुक्रिया जनाब जुबैर साहब, आप हमारे साथ आपने कीमती वक्त दिया। मैं एक मुख्तसर सा वक्फा लेना चाहूँगा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और अतर काजमी साहब के पास भी आएंगे, हमारे साथ ब्रिगेडियर मिन्हाज साहब भी मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इसका सियासी एलिमेंट भी है। जुबैर साहब का ये फरमाना है कि ये आर्टिकल 10A जो कि राइट टू फेयर ट्रायल है उसके टच स्टोन्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये भी है कि ये कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट हो या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो। अब कार्रवाई किसके तहत हो रही है ये हम सबको पता है, और इस कार्रवाई का अंजाम क्या होता है वो वक्त ही बताएगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। इधर फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, सियासतदान, सियासी जमातें, आप खुद एक अरसे से सियासत कर रहे हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, फेयर ट्रायल की भी बात करते हैं, आप कहते हैं बहुत सारे मामलात दुरुस्त तरीके से चलने चाहिए। इस पर एतराज़ आ रहा है, गो के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया है कि इसको ये एक लिबादे के पीछे अगर कोई छुपेगा इस चीज़ के कि कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है तो ये भी बेसूद होगा। आपको लगता है कि फिर भी सोचना चाहिए सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट के तहत या आर्मी एक्ट के तहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, देखिए मुनीब भाई, मैं सबसे पहले तो इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि अभी जुबैरी साहब ने जो बात की जी कि आर्मी एक्ट में इस बात की प्रोविज़न मौजूद है जी कि कुछ चीज़ें जैसे टेररिज्म, जी उन्होंने मिसाल दी, उन्हीं की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर जो बेशक अगर कोई सिविलियन भी है तो उसका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है। ठीक। तो मेरी गुजारिश ये है कि
टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, फिर इस पे बात होनी चाहिए। क्या मुसल्ह जत्थों का या एक अनकंट्रोल्ड मॉब का किसी की प्राइवेट इंस्टॉलेशन पे हमला करना, क्या ये टेररिज्म नहीं है? आर्मी की तनसीबात उससे एक कदम आगे आ जाता है, शुहदा की यादगारें उससे एक कदम आगे आ जाता है, जिना हाउस कोर कमांडर का घर उससे भी एक कदम आगे है। अगर आप इन सारे इकदामात को टेररिज्म नहीं कहेंगे तो क्या इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे? क्या आप इसे पुरअमन एहतजाज कह सकते हैं? एक नुक्ता मैं समझता हूँ कि ये बहैसियत पाकिस्तान के एक शहरी के मैं ये बात कर रहा हूँ और बड़े दिल से कर रहा हूँ कि अगर आज इस तरह की जो एहतजाज की आड़ में हमले किए गए हैं, अगर आज इनका रास्ता ना रोका गया तो मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा शहरी, किसका घर महफूज रहेगा? जिसके पास ताकत होगी, जहाँ पे कुछ जत्थे इकट्ठे होंगे एहतजाज के नाम के ऊपर, किसी के घर को राउंड डालें, किसी की प्रॉपर्टी पे हमला कर दें, किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हो ही नहीं सकता। ये पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि ये ना समझा जाए कि हम चूँकि सियासी मुखालिफ हैं PTI को, तो इसलिए हम कह रहे हैं यार कि जो मर्जी हो, बेगुनाह भी जो है वो तख्ता-ए-दार पर चढ़ जाए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से ये पता है, माजी में पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें कि ये जो एंड्स हैं ये बदलते रहते हैं। ये नहीं है कि आज अगर उनके लोग जो हैं वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं तो क्या हमने नहीं किए? इससे ज़्यादा किए हैं। जेलों में हमारे लोग इससे ज़्यादा रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े गए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह का एहतजाज जिसकी आड़ में आपने तमाम हुदूद को पार किया, रेड लाइंस को पार किया, उसका हमेशा के लिए रास्ता रोकने के लिए ठोस इकदामात करने और आपने कहा ठोस इकदामात, आपने दहशतगर्दी की बात की। देखिए सर, दहशतगर्दी का, फिर इंसदादे दहशतगर्दी का कानून मौजूद है, आपके पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस मौजूद है, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाने का कानून भी मौजूद है, मतलब उसके दफात मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है और यही पूछ रहे हैं कि फिर वजह क्या है कि इस बात के ऊपर कि सिविलियंस का ट्रायल क्यों किया जाए? गो के ये बात दुरुस्त है कि प्रोविजन मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर गुंजाइश ये मौजूद है कि वहाँ अगर कोई सिविलियन कोई एक्ट करता है इस तरह का तो उसको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, वहाँ पर जज साहिबान नहीं होते जो कि इस ट्रायल को कंडक्ट करते हैं, बल्कि इसके सर्विंग जो अफसरान होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो एज जजेस वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर जो फेयरनेस का प्रोसेस है या जो फेयरनेस का स्टैंडर्ड है वो शायद अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। इसका सबसे आसान जवाब ये है कि जो आर्मी का डिपार्टमेंट या उनकी जो कोर्ट्स वो डील करती हैं वो जैक डिपार्टमेंट है, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, और वो जो वर्दी में कर्नल साहिबान या ब्रिगेडियर साहिबान बैठे होते हैं वो जजेस ही होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि एक दिन एक कर्नल साहब जो है वो बॉर्डर पे आर्टिलरी से गोले फायर कर रहे हैं और अगले दिन आके वो अदालत में बैठ के फैसले सुनाना शुरू कर देते हैं। वो उनका जैक डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली इसी सेक्शन को डील करता है जिसमें उनके ट्रायल्स होते हैं। ज़ाहिर उनकी आर्मी के अपने अफसरान के भी मुकदमात होते हैं, तो वो जजेस ही होते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म में होते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है जी कि मैं दोबारा ये बात आपसे कहूँगा कि मुझे ये बताएं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, जैसे मैं हमेशा पाकिस्तान का 9/11 कहता हूँ, हमेशा के लिए रास्ता बंद करना उन अवामिल का जिन्होंने या तो ये 9 मई वाले वाक़यात किए या इनकी मनसूबाबंदी की या उन्होंने इसमें कोई मुआवनत की, उन अवामिल का हमेशा के लिए रास्ता बंद करने का तरीका क्या है? मजम्मत तो सारे कर रहे हैं। अभी जुबैरी साहब ने भी कहा जी मैं कंडेम करता हूँ, भाई आगे की भी बात करें ना। आप कहते हैं मिसाल बने सजा हो जिसने गुनाह किया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से वज़राए आज़म को गोलियां भी मारी गई, शहीद भी किया गया, फांसी पे भी लटकाया गया, लेकिन आर्मी की तनसीबात पे किसी ने हमला नहीं किया, शुहदा की यादगारें किसी ने नहीं जलाई। आज एक ऐसा करप्शन का मुकदमा जो ओपन एंड शट केस है, मैं वकील नहीं हूं लेकिन मुझे यह पता है कि 160 मिलियन पाउंड वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया गया पैसा था, ओपन शट केस, उसमें गिरफ्तारी होती है इमरान खान की। और जनाब आपने आर्मी, ये सिर्फ एक जगह नहीं, लाहौर में आर्मी पे चार दौड़ो जनाब, यहाँ पे GHQ पे चार दौड़ो, पेशावर, सियालकोट, मर्दान, बाकायदा प्लान के तहत। ठीक है, आप कहते हैं मिसाल बनाना जरूरी, बट इमरान खान को खुदा न खास्ता ना गोली मारी गई ना फांसी पे चढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त किसी ने आर्मी, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए, जो गिरफ्तारी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बात सुन लें, इलीगल करार दिया ना कि अदालती कंपाउंड से गिरफ्तार किया। वो एक बात सुन लें
कि स्टेट अगर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएगी, स्टेट अगर अपनी रिट कायम नहीं करेगी, तो मुझे बताएं इस मुल्क में कोई कैसे रह सकेगा? बिल्कुल ठीक है, बट वो इमरान खान साहब कह रहे हैं, कासिम के अब्बा ये कह रहे हैं, और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ उन्हीं के लिए किया जा रहा है और उनका ट्रायल होगा। बट एक बात ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने, तो अगर उन्होंने ये काम किया तो उनका ट्रायल बनता है। चलें ठीक है, वो तो आज फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज के अंदर आ गया ना कि मास्टरमाइंड भी कोई हो सकता है, मास्टरमाइंड जिसने प्लानिंग की सब कुछ, तो हर एक के घेरा तंग होगा, तो क्लियर इंडिकेशन है कि फिर घेरा तो हर एक के घेर तंग हुआ। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, ये पहले भी ऑब्जेक्शन आया है, ये अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब भी ये कह रहे थे कि जो एक आइन के अंदर मौजूद है, आर्टिकल 10 ने ये बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया गया 18वीं तरमीम के बाद, कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, और जो फौजी अदालतें हैं, यहाँ कोर्ट मार्शल होता है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, वहाँ ये जो फेयर ट्रायल का मामला है ये शायद मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। जो थ्रेशोल्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ का, यानी कि एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो वो थ्रेशोल्ड भी कम हो जाता है, समरी ट्रायल होता है, तो वहाँ ये इतनी फेयरनेस आ नहीं सकती। लिहाजा अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुल्क का मौजूद है, उसके तहत ट्राई किया जाए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई दोष राय नहीं है कि आपका जो जुडिशियल सिस्टम जो सिविल का है वो उतना ही शानदार है जितना कि शायद ये भी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हम कह रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ पे स्पीडी ट्रायल होता है। अब स्पीडी ट्रायल के ऊपर जो शक व शुबहात, ये मैं देख रहा हूँ कि भी प्रेस रिलीज के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ हमारे जो फाजिल दोस्त हैं वो उस पर शक का इजहार कर रहे हैं कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स को मलिशियस इंटेंशंस के साथ या शायद फेयर ट्रायल उसमें नहीं दिया जा सकेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कानूनी और आइन के मुताबिक ये कोर्ट्स जो हैं इसके इस्टेब्लिश करने की प्रोविजन मौजूद हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो जाए 1923 का या 1951 का आपका ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, तो उसके हिसाब से आप बिल्कुल ट्रायल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो फेयर ट्रायल की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जैक ब्रांच है हमारी, उसके जो मुस्तनद और अच्छे पढ़े लिखे जो बैरिस्टर लेवल के जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर होते हैं वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करते हैं। इसमें सिर्फ उन सिविलियंस को यहाँ पर ट्रायल हो सकता है जो म्यूटनी कराने में उनका कोई किरदार रहा हो, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करने में बिकॉज ऑफ हिज और हर प्रीवियस पोजीशन कोई उसमें मुर्तकिब हुआ हो, या फॉर दैट मैटर आप मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमले के अंदर आते हो। तो यहाँ पे आपका जो जैक ब्रांच का एक ऑब्जर्वर भी बैठा होता है और जो एक्यूज होता है, ये मुलजिम जो होता है, उसको अपनी मर्जी का काउंसिल लेने का, वकील करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। अच्छा, जब फैसला होता है जो कि स्पीडी जस्टिस के तौर पे वहाँ पे किया जाता है, वो ऑफ कोर्स आपका एक कमरे के अंदर होता है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर होता है। तो आप इसकी जो प्रोसेस है कि आप अगर कोर्ट कोई सजा दे देती है तो क्या उसके पीछे आप उसको क्या रिवर्ट करवा सकते हैं? तो यस, कंप्लीट आपका जो जुडिशियल सिस्टम उसके पीछे खड़ा होता है। आप सबसे पहले अपीलेट कोर्ट जो कि मिलिट्री की होती है उसमें आप जाते हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिमसेल्फ या उसका मुकर्रर किया हुआ नुमाइंदा उसको दोबारा सुनता है और उसको या तो सजा को कम करता है या बरकरार रखता है या बढ़ा भी सकता है। ठीक है। ना हैविंग डन दैट, अगर फिर भी जो एक्यूज है ये मुजरिम उसका अगर हो चुका होता है तो उसको अगर फैसले के ऊपर एतराज है तो वो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसका अपील कर सकता है। अच्छा, बट एक बात ब्रिगेडियर साहब, फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये जो आज इसका ऑपरेटिव पार्ट है प्रेस रिलीज का, इसमें जो जोर दिया गया है कि मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी, इसका मतलब क्या लिया जा सकता है? यानी कि एग्जीक्यूशनर जिन्होंने वेंडलाइज किया कॉप्स कमांडर हाउस को, जिन्होंने वेंडलाइज किया एमईएस के दफ्तर को या जीएचक्यू के बाहर जो कुछ भी किया, या रेलिक्स को मिसमार किया जो कि शोहदा के थे और उनको उनकी बेरहमती की, एग्जीक्यूशनर भी हैं, मास्टरमाइंड और मंसूबा साज, ये तो फिर बड़ा वसी दायरा कार है और इसके अंदर तो फिर कोई भी आ सकता है ब्रिगेडियर साहब, कोई घर बैठा शख्स भी आ सकता है। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, लॉ सबके लिए बराबर है। जिसने एग्जीक्यूट किया वो तो शायद हो सकता है मॉब की मेंटालिटी की वजह से वहां पर गया और उसने आग लगाई या लूटा या जो कुछ भी किया, लेकिन उसको शय देना, यस, वो इज अ क्राइम। आई थिंक कि उसको इंस्टिगेट करना। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की कि उन्होंने इस तरह की इंस्टिगेशन शायद की है, तो इसमें जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है उतनी उनके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है कि उनके कोई भी इस तरह की दी हुई स्टेटमेंट कि जिसमें अगर मेरे साथ ये हुआ, अगर मैं गिरफ्तार हुआ, या कोई पॉलिटिकल, नाम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप का नहीं है इसके अंदर, लेकिन लोग राय रेफरेंस जो है वो किस साइड पे ज्यादा है। अतर साहब, मुझे ये बताइएगा
गिवन जो स्टांसेस हैं वन आफ्टर दी अदर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आ रहा है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, और ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से ये बड़ा क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि इस चीज़ को 9 मई पाकिस्तान का 9/11 है और इसको किसी को भी नहीं माफ़ किया जाएगा। आज की प्रेस रिलीज़ ज़्यादा सख्त है और उसके अंदर बड़ा क्लियर इंडिकेशन है। इसके बाद आपको ये सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? इमरान खान साहब, ये मैं कहूँ कासिम के अब्बा के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं उनकी जमात के लिए और उनके लिए? देखिए, हालिया अरसे में आपको नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल का तो सामना है, दिन ब दिन उनके मसाइल में इजाफा भी होता जा रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और जहां तक 9 मई के वाकयात का ताल्लुक है, शायद ये हमारी हालिया तारीख में वो एक चीज हो जिसके ऊपर सब मुतफिक हैं कि ये नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नहीं हो सकता। आप तनकीद दीगर इदारों के ऊपर करें, पर इसकी कतन इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप अपने इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, तो इसकी तो कतन किसी किस्म की इजाजत नहीं दी जा सकती। और जो भी इसमें मुलविस हैं, आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए। पर यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको देखें कि क्या इस वक्त हम कर रहे क्या है। आप जब फ्रिवलेस किस्म के मुकदमात बनाते हैं कि कोयटा में एक बंदा मर्डर होता है, उसका पर्चा भी आप इमरान खान पे डाल देते हैं। आप खुद एक लॉयर हैं, पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स ने ये फैसले दिए हैं कि जो लोगों को एमपीओ के तहत पकड़ा जा रहा है, दीगर मुकदमात में पकड़ा जा रहा है, उसमें ना शवाहिद हैं, ना हुकूमत अपना कोई मुकदमा साबित कर सकी है, लिहाजा इनको रिहा किया जाए। अदालतों से जो रिमार्क्स आ रहे हैं कि जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, इसको जनाब जमानत भी दे दें तो हम नहीं छोड़ देंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर आप फौजी अदालतों के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं सारी। ये जो हुकूमत है, ये सिविलियन हुकूमत आपको कहां पे नजर आ रही है? कैपिटल हिल की हम बात करते हैं, कैपिटल हिल के बाद उधर का पुलिस चीफ रिजाइन कर गया था। कैपिटल हिल के बाद उनका जो रेगुलर सिस्टम है कानून का, उसके तहत सजाएं हुई हैं, वहां पर कोई सजाएं, हाँ, वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मैसेज देना बड़ा जरूरी है कि ये किसी इदारे पे नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई हुई थी। हम 2-3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ये इतराज उठा देते हैं कि जनाब उनकी फैमिली की कोई ऑडियो है। सर साहब, उसके अंदर कानून के अंदर गुंजाइश तो मौजूद है ना, पाकिस्तान आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद है, स्टैट्यूटरी बुक के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, और गुंजाइश भी है कि अगर कोई सिविलियन ये जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई सुपरा बॉडी तो क्रिएट नहीं की गई, ना ही कोई ओवरवेलमिंग को ऐसी चीज की कानून आ गया हो। कानून तो अपनी जगह मौजूद है, खदशात आपके भी हैं, बहसीत पाकिस्तानी मेरे भी हो सकते हैं। आबिद जुबैरी साहब ने भी अपने खदशात का इजहार किया। एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं जी हम, और मैं ज़रा एक सियासी एस्पेक्ट जिसका जिक्र अतर काज़मी साहब ने किया है उसको ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। इमरान, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या कासिम के अब्बा, उनके लिए मसाइल, मैंने पहले भी आपसे पूछना चाहा था, अब मसाइल आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि बहुत से मुबस्सरीन भी अब तो उनका साथ छोड़ चुके हैं और उनको तकरीबन कहा जा रहा है कि नहीं, वो सियासी तौर पर उनका जो फ़िलहाल है कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा, और बहुत से मसाइल का उन्हें सामना है, केसेस अलहदा और 9 मई के वाक़यात अलहदा। सो आपको क्या शक्ल नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? आज कुरैशी साहब बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तशरीफ़ ले गए चेयरमैन PTI को मिलने के बाद। देखिए, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ तो देखिए सामने नजर आ रहा है कि जमात के ऊपर मुश्किल वक्त है, टूट फूट का शिकार है जमात, को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप सियासतदान के ऊपर मुश्किल वक्त की बात करते हैं ना, क्या हम ये इंतजामी लिहाज से बात कर रहे हैं या अवामी सपोर्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं? अगर अवामी सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं तो अवामी सपोर्ट आज भी उनकी सबसे ज्यादा है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त भी सबसे ज्यादा। हाँ, इंतजामी उनके मसाइल हैं जिसमें कुछ उनकी अपनी पॉलिसियों का भी अमल दखल है, इसलिए कि इमरान खान का मुकाबला पीडीएम के साथ था, कासिम के अब्बा का मुकाबला पीडीएम के साथ था, सियासी कुव्वतों के साथ था। उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है किसी और तरफ रखा, वो मुनासिब नहीं था, और उसी के नतीजे में आपने देखा फिर सिचुएशन एक डेवलप हुई। तो ये समझने की चीज है, ये हमारे इदारे हैं, ये किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, ये उन शरपसंदों के खिलाफ बात हो रही है जिन्होंने हमारे इदारों के ऊपर हमले किए पाकिस्तान की। बात यह है चौधरी साहब कि आप इससे खुश ना हो कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आ गया
और कासिम के अब्बा की सियासत ख़त्म हो गई। देखिए अवामी सपोर्ट तो अभी अतर साहब कह रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा है, उन्होंने कुछ गलतियां की, बल्कि बहुत बड़े बड़ी गलतियां की हैं जिनकी भरपाई उन्हें करनी पड़ रही है, लेकिन अवामी सपोर्ट अब भी उनकी ज़्यादा है। आपकी कारकर्दगी तो यही है कि आप पिछली 1 साल की मुआशी कारकर्दगी अपनी देख लीजिए तो, और महंगाई देख लीजिए तो कासिम के अब्बा की मकबूलियत तो अभी भी अरूज पर है। ऑल्दो कि मेरा वोट तो हमेशा से डॉक्टर साहब को ही पड़ता है। मैं देखिए बड़ी रिलेटिव टर्म है वो अतर साहब ने की है, जिस पर बात की है। मकबूलियत किसकी कितनी है इसका फैसला तो अगले इलेक्शन में होगा, मैं अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, जो उन्होंने कहा, देखें अब फिर दोबारा वही बात है आपके प्रोग्राम में और हर प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि जी हम 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं, मगर के बाद फिर असल कहानी शुरू हो जाती है। वो असल कहानी का कोई अंजाम बताए ना यार, इसको रोकना कैसे है कि आइंदा ऐसे ना हो। मुझे ये एहसास कैसे आपने दिलाना है, मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ, मुझे आपने एहसास कैसे दिलाना है कि मेरा घर बलवाइयों से, इस तरह के फितना अंगेज़ अनासिर से महफूज है, मेरी आइंदा आने वाली नस्लों का घर महफूज है। ये एहसास आपने कैसे मुझे दिलाना है, पाकिस्तान के हर शहरी के हो, ये एहसास आपने कैसे दिलाना है। उसका वाहिद तरीका ये है कि फेयर ट्रायल हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल एंड जस्टिस। अब दूसरी बात भी हर प्रोग्राम में कही जा रही है, गो के आर्मी एक्ट में प्रोविजन मौजूद है। भाई अगर प्रोविजन मौजूद है, अभी हमने तो नहीं डाली ना, इस गवर्नमेंट ने तो नहीं डाली, पहले से मौजूद है। अच्छा, मुल्क में जब तीसरी बात, मुल्क में जब ये अदालतें, फौजी अदालतें कायम हुई और सिविलियंस का इससे पहले ट्रायल हुआ और पार्लियामेंट ने उसे एंडोर्स किया, उसकी वजह क्या थी उस पर बात करें। उसकी वजह ये थी कि अनफॉर्चुनेटली, क्या मुझे ये बात करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ 302 के मुकदमा कत्ल में 15 साल बाद फैसला होता है और उन 15 सालों में दोनों पार्टियां एक दूसरे के 4-4 बंदे और मार चुकी होती हैं। 15 साल बाद फैसला होता है कि बंदे को सजाए मौत दे दो, तो वो जो 4-4 बंदे दोनों पार्टियां एक दूसरे के मार चुकी होती हैं 15 सालों में, उसका हिसाब कौन देता है? वो जज देता है, वो अदालत देती है कि अगर ये फैसला 6 महीनों में किया होता, साल में किया होता, 8 बंदे ना मरते। तो भाई बात ये है कि ये खौफ खुदा करें आप उस सिस्टम जिसके ऊपर आप कह रहे हैं जनाब के कैपिटल हिल और अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं और उस अदालतों ने ट्रायल करके उनको सज़ा दी। अगर मेरे मुल्क में भी निज़ाम अदल इतना स्पीडी होता, जस्टिस मिलता, शवाहिद की बुनियाद पे फेयर ट्रायल मिलता और वक्त पे मिलता, नो प्रॉब्लम करें। लेकिन इससे पहले जब आपने फौजी अदालतों को इजाजत दी, उसकी वाहिद वजह ये थी कि स्पीडी ट्रायल नहीं था। वो कहते हैं कि यहाँ फेयर ट्रायल हो जाएगा, लोगों का गवाह देने के लिए तैयार कोई नहीं था। पर बात ये ना, वो कहते हैं यहाँ अनफेयर ट्रायल हो जाएगा, जमनी ट्रायल होगा और बड़ा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। और जुबैरी साहब ने भी कहा कि अपील की स्टेज तो बात की आती है, पहले 2 स्टेजेस तो गुजर जाएंगी। देखिए बात यह है मुनीब साहब कि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली हम कोई इस बात पे खुश नहीं है कि वो पकड़े हुए हैं, उनका ट्रायल हो रहा है जी, तो हम कोई जनाब कोई तकलीफ डाल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया है साइडें बदलती रहती हैं, ये नहीं है। मैं सिर्फ इन इकदामात को 9/11 ऑफ पाकिस्तान इज 9th मई, उनको कैसे आपने रोकना है, बिल्कुल ठीक, इसके लिए आपने बिल्कुल ठीक काम कर जो उन्होंने किया उन्हें आपने सजा दिलवानी है, निशान बनाना है, बिल्कुल उसमें कोई है या नहीं, टुवर्ड्स की बुनियाद पे ट्रायल। ठीक है, टुवर्ड्स द वेरी एंड ब्रिगेडियर साहब, इस बात को कैसे इंश्योर किया जा सकता है एट द एंड ऑफ द डे, दुनिया भी देख रही है, वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और के सजाएं हों लेकिन कानून और आइन के मुताबिक हो, शवाहिद की रोशनी में हो, सबरी ट्रायल भी बेशक हो, लेकिन कम से कम आइन और कानून की अमलदारी के मुताबिक हो, ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है? इख्तिसार से फरमा दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट और रियलिस्ट पैराडाइम के अंदर आप दुनिया को अगर देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आप अगर कोई सिस्टम बिसाइड द सिविल जुडिशियल सिस्टम अगर आप करते हैं तो दुनिया की नजरें उसके ऊपर होंगी। अब उस पर क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना, साफ होता हुआ नजर आना, ये मेन कलीदी नुक्ता होगा जब भी आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई केस लेके जाएंगे। 1 सेकेंडली स्टेट को एक एज ए माँ के तौर पे, एज ए मदर के तौर पे एक्ट करना चाहिए। जैसे अतर साहब भी कह रहे थे कि अगर आप अननेसेसरी मुकदमात करेंगे और पॉलिटिकल वर्कर्स को इस तरह उठाएंगे जिसमें कि आप एक अनरेस्ट क्रिएट होगा, उनकी जो कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल सपोर्ट उसका है मैसेज के अंदर, तो आपकी जो बायसनेस है एक स्टेट की टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो जितने लोग अभी आपके पकड़े हुए हैं जिसमें यंगस्टर शामिल हैं, मेरे ख्याल है स्टेट को मां के रोल अदा करते हुए उसमें जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है,
उन बच्चों को माफ करना चाहिए, जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए और उनके फादर से, पेरेंट्स से आप एक एफिडेविट लेने के आइंदा इस तरह के स्टेट के खिलाफ किसी मुजाहरे में ये तोड़फोड़ में शुमार नहीं होगा। इस तरह ना सिर्फ उस बच्चे का मुस्तकबिल बचेगा बल्कि जो हमारी यंगस्टर यूथ हमारी 65% उसके स्टेट के ऊपर और इदारों के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये आपने बहुत अहम बात की है, बहुत अहम बात की है कि कंपैशन भी दिखाना चाहिए रियासत को, और अदई करके कि इसने जुर्म किया है, फिर अगर रियासत या इदारा उसे माफ़ करता है और एक्नॉलेज करती है सारा हर पूरी दुनिया के वाकई इदारे ने या रियासत ने उसे माफ़ किया है, गो के वो इस जुर्म का इर्तिकाब उसने किया, तो ये भी एक अच्छा साइन है। उम्मीद की जाती है कि इन्हीं लाइंस पर कुछ आगे हो और किसी यंग बच्चे का जो प्रोवोक हो गया, इंसाइट हो गया, उसका मुस्तकबिल ख़राब ना हो, क्योंकि आज बहुत से बच्चों के जो इस काम के अंदर मुलव्वस थे, कईयों के ख़ानदान वाले शदीद गम के अंदर मुब्तला हैं और माफ़ी के तलबगार हैं रियासत से भी, पाकिस्तान की फ़ौज से भी, कि रहम भी किया जाए। लिहाजा वो देखना है कि वक्त आगे इसको कैसे अनफोल्ड करता है। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।